राम राम भाई सबको। बहुत बहुत राम राम। राम 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 सर। राम राम। सब अच्छे हैं भाई लोग। हाँ जी बढ़िया है बढ़िया जी। बॉस। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। डॉक्टर दीप शिखा। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई सबको। राम राम भाई। डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रतीची, डॉक्टर अमित भाई और पवन बॉस। डॉक्टर धीरज सर। हाँ भैया। हाँ सुन लो। बोल। गुड मॉर्निंग ताऊ जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। बहुत सारे चाचा भी है, बुआ भी है आपकी। हाँ, बहुत सारी हाँ दीदियां हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी खूब खुश रहो। बाय। जाओ। चलो ओके बाय। अच्छा, हाँ तो आज जीएनएम है भाई। हाँ जी। और हम हाँ जीएनएम है और हमारा बेसिकली और स्प्लीन हो गया था। साइनस से शुरू होंगे। हाँ साइनस शुरू साइनस होंगे। से शुरू होंगे। और पेज नंबर है 141। ठीक है जी। 141 पेज है और डेट है 25 जनवरी 2025। इसमें नोज एंड साइनसिस को लेके आगे बढ़ रही है जीएनएम। तो पहले फिगर देख के हम बात करेंगे। फिगर हम जो फेस है, पहले फेस की राइट साइड में इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर है नेजल म्यूकोसा ओब्लिक एक्टोडर्मल। इनके एक्टोडर्मल टिश्यू है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है नेजल म्यूकोसा को। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस होगा इसलिए, और हीलिंग में सेल प्लस होगा। सेंसिटिविटी रिएक्शन एक अगला पॉइंट है। सेंसिटिविटी रिएक्शन ये भी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में माइनस में जाती है ये सेंसिटिविटी, और जब हीलिंग होगी तो ये सेंसिटिविटी की रिएक्शन बढ़ेगी हीलिंग में। अगर सेंसिटिविटी बढ़ रही है कहीं नेजल म्यूकोसा की तो इसका मतलब हीलिंग फेज में है। अगर कहीं नंबनेस आ रही है, सेंसिटिविटी रिएक्शन सेंसिटिविटी कम हो रही है, कैसा स्मेल कम हो रही है, ये है वो है, तो वो एक्टिव फेज है। और अगर स्मेल एक्यूट हो गई तो वो हीलिंग फेज है। स्मेलिंग, सर्वाइवल और स्केंट, SCENT, स्केंट फील, स्केंट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं कई बार इसको। तो स्मेलिंग डैश सर्वाइवल कोमा करके फिर सेकंड है स्केंट। तो ये था ऊपर वाला पार्ट। नीचे कह रहे हैं नेजल म्यूकोसा एंडोडर्मल वाला पार्ट है एक, जो येलो कलर में है। ऊपर रेड कलर में था वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। और देखो येलो कलर की केवल मार्जिन है चारों तरफ इसकी, जो ये साइनस है नेजल म्यूकोसा ओब्लिक। फिर इसको कह रहे हैं एंडोडर्मल ओरिजिन है इसका। एंडोडर्मल लेयर से टिश्यू बना, इसलिए ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगी। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होगा, और हीलिंग फेज में इस पार्ट का, इस टिश्यू का सेल माइनस में जाएगा। इसका कॉन्फ्लिक्ट होगा चंक, स्मेलिंग, स्कैंट यानी कि सोशल। तो ये इसमें चंक रिलेटेड है। इसमें कुछ उसका ऐसा मॉर्सल है जिसको वो स्मेल करना चाहता है, सेंस करना चाहता है। और ब्रैकेट में कह रहे हैं सोशल, सोशल वर्ड आ रहा है। तो ये सोशल एक ऐसी उसकी मॉर्सल हो सकता है जिसको वो चाहता है स्मेल करना या सेंस करना। और ऊपर था सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, तो वहां पर था उसका सर्वाइवल से रिलेटेड, वहां भी है स्मेलिंग और स्कैट। तो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा एक तो जो ये ब्रेन स्टेम की वजह से एक तो इसके एग्जिस्टेंस पे जुड़ जाएगी बात, और ऊपर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है ये एक तरह से उसका स्टीम उसकी, और सोशल सोशल ज्यादा, वैसे ज्यादा सोशल तो उसी में लग रहा था, हालांकि पॉइंट दिया है नीचे वाले में ब्रैकेट में सोशल। तो खैर यहाँ ये बात ये ऐसे पकड़ लेंगे कि दो टिश्यू शामिल हैं। एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड है, और एक नेजल म्यूकोसा का ही ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड है। ठीक है। ये लेफ्ट, हाँ लेफ्ट वाला जो डायग्राम है इसमें कह रहे हैं अमित शर्मा भाई, ऑल्फैक्टरी सेंसरी सेल्स
जो होंगी ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल्ड होंगी, और स्मेलिंग या टेरिटोरियल या सोशल स्कैंट कॉन्फ्लिक्ट आएगा ओल्फैक्टरी सेंसरी सेल्स में। और इसी को इन्होंने लेटरल डायग्राम बनाया था, उधर उधर फ्रंटल था, और फिर इन्होंने ऐसे ही नेजल म्यूकोसा को और नेजल म्यूकोसा दोनों को एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल को इसमें भी डिफाइन किया। तो ये था डायग्राम भाई। हाँ जी। इसको पढ़ते हैं, कह रहे हैं इट इज सैड दैट ऑफ ऑल द सेंसेस द सेंस ऑफ स्मेल हैज द स्ट्रोंगेस्ट वायर टू द सबकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियस, हाँ जी। ये कहा जाता है कि जितनी भी आपकी सेंसेस हैं उनमें जो सेंस ऑफ स्मेल है ये स्ट्रोंगेस्ट वायरिंग हो रखी है इसकी सबकॉन्शियस को लेकर। सबकॉन्शियस, हाँ, तो सारी सेंसेस में सबसे स्ट्रोंगेस्ट वायर जो है वो सबकॉन्शियस में सेंस ऑफ स्मेल की है। इसलिए आप देखोगे जो बच्चा बिल्कुल इन्फेंट होता है, बिल्कुल अभी पैदा ही हुआ है, तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी की स्मेल को लेकर के एक्टिवेट होता है, स्ट्रोंग होता है। अब कहते हैं कि ये बच्चा महक सूंघ लेता है कि इसकी मम्मी है या कोई और है। तो इससे भी हमें ये बल मिलता है इसको, जो ये पॉइंट आया कि जो सेंस ऑफ स्मेल है इसकी स्ट्रोंगेस्ट वायरिंग है अमित शर्मा सबकॉन्शियस ब्रेन में हमारे। हाँ है ना। हाँ, तो जो फेंट होता है भैया, तो वो माँ से अलग दूसरी गोदी में जाता है तो वो रोता है, रोने लगता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी, छोटा सा। तो उसे वो स्मेल से पता चलता है कि मेरी माँ है, ये मेरे नियर डियर जो होते हैं उनके, वो उन्हें पहचान लेता है। हाँ, तो सबसे पहले जो है स्मेल को ही सेंस करना शुरू करता है वो बच्चा भी। और हालांकि ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हियरिंग को लेके बहुत सबसे पहले हियरिंग आती है, पापा की आवाज या मम्मी की आवाज वो उसमें सुनने लगता है पेट में। जैसे अभिमन्यु जी का उदाहरण था कि पेट में वो चक्र हुई कुछ सीखे, लेकिन यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल का बड़ा जोर दिया है सबकॉन्शियस को लेके। पवन बस बात यहाँ है कि सेंस ऑफ स्मेल सबकॉन्शियस में भी बहुत गहरे तक रह जाती है। अब जितने भी हमारे प्राइमेट्स हैं, जितने भी जानवर हैं, जो भी कुछ भी हैं, वो सबसे पहले किसी भी चीज को सूंघेंगे। हाँ, हाँ, वो उसके बाद उसको खाना या कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको सूंघेंगे। तो ये हमारी नाक का काम ही है कि वो आसपास के, हमारे आसपास के, इसमें बहुत अच्छी चीजें आएंगी, इसीलिए ये बहुत बढ़िया टॉपिक पड़ेगा कि सारे के सारे एटमॉस्फेयर को सूंघ के, मेरे को यहाँ से खतरे की खुशबू आ रही है, मेरे को यहाँ से अच्छी खुशबू आ रही है, बुरी खुशबू आ रही है, और वो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है उन चीजों से, सदियों वाली चीजों को। और सबसे ज्यादा गहरी जड़ इस सेंस ऑफ स्मेल की ही है। वही वाह, बहुत बढ़िया निकाल दिया आपने पॉइंट कि आज भी एनिमल्स का ये वाली क्वालिटी सबसे ज्यादा डीप है, और इंसान की दूसरी फैकल्टी ऊपर आ गई है एक तरह से। अब जैसे डॉग को बोलते हैं, डॉग को बोलते हैं, डॉग का 40 टाइम्स ज्यादा स्मेलिंग पावर होती है इंसान से, 40 गुना। मैं कहीं पढ़ रहा था, तो बिल्कुल सही कह रहे हो अमित शर्मा भाई, ये डीप बरीड सेंस है जो सबकॉन्शियस में बहुत ही गहरे तक वायरिंग है और जो बनी रहती है। परहैप्स दैट इज द रीजन व्हाई द नोज रिएक्ट फास्टेस्ट to an SBS in comparison to all other organs and why tracks are so frequent here। एलर्जीज के, ट्रैक्स को एलर्जीज के कह रहे हैं। और यद्यपि यही एक कारण हो सकता है कि क्यों नाक ही सबसे ज्यादा तेजी से एसबीएस के लिए रिएक्ट करती है कंपैरिजन टू ऑल अदर ऑर्गन, और क्यों ट्रैक एलर्जी के इस पे फ्रीक्वेंटली आते हैं। थोड़ा सा हुआ नहीं नाक चलने लगती है लोगों, थोड़ा सा हुआ नहीं नजला हो जाता है। तो ना तो देखो कंजंक्टिवाइटिस कभी कभी आती है, कानों को लेकर के कभी कभी अफेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही सीजन चेंज होता है सबसे पहले सभी ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का ये नोज ही
नोज नाक से का ही पानी आने एसबीएस लगता है। एक्टिवेट होता है, तो उसका भी यद्यपि यही कारण बताया गया है यहाँ। द नेजल केविटी, ब्रैकेट में कह रहे हैं केवम नेजाई, इज कनेक्टेड टू द 4 एयर फील्ड साइनसेस, ब्रैकेट में कह रहे हैं साइनस पैरा नेजल्स बाई नैरो कैनाल्स। ये जो नेजल केविटी है ये कनेक्टेड रहती है, इसमें कनेक्शन रहता है 4 एयर फील्ड साइनसिस का नैरो कैनाल्स के द्वारा, चारों जुड़े होते हैं। द मैक्सिलरी साइनस, साइनस मैक्सिलरिस, द फ्रंटल साइनस, ब्रैकेट में कह रहे हैं साइनस फ्रंटालिस, द स्फिनोइड साइनसिस यानी कि साइनस स्पिनोइडालिस, द एथमोइडल सेल्स, ब्रैकेट में सेलुले एथमोइडल्स and the nasal cavity are lined with endodermal intestinal mucosa and the ectodermal squamous epithelium that lies over it। तो दो लेयर देखो यहाँ अब क्लियर होकर आ गई हैं, ये जितनी चारों केविटीज हैं और साथ में जो नेजल म्यूकोसा है ये लाइंड रहती है, नेजल सॉरी केविटी जो है ये लाइंड रहती है एंडोडर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से और एक्टोडर्मल स्क्वामस एपिथेलियम जो इसके ऊपर होती है, लाइज ओवर इट, यानी कि स्क्वामस एक्टोडर्मल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो कवर करके रखती है उसको एंडोडर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। ऐसे इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे। अब इसको लेके फिर आगे बढ़ेंगे। एसबीएस ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ द नेजल म्यूकोसा। अब चूंकि सरफेस लेयर आ गई तो जाहिर सी बात है हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि सरफेस लेयर है तो ये एक्टोडर्मल लेयर होगी। हाँ, इसलिए डायग्राम भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का दे रखा। इससे रिलेटेड एसबीएस ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ द नेजल म्यूकोसा से रिलेटेड पहला हेडिंग है कोल्ड यानी कि राइनाइटिस आना, साइनस इन्फेक्शन होना जिसको ब्रैकेट में कह रहे हैं साइनोसाइटिस। कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा इसमें, स्टिंक कॉन्फ्लिक्ट, नॉट वांटिंग टू स्मेल समथिंग। स्टिंक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नॉट वांटिंग टू स्मेल समथिंग, कुछ ऐसा है जिसको स्मेल करना नहीं चाहता। दैट्स स्टिंक्स, इन्वर्टेड कोमा में कह रहे हैं कि वही उसका स्टिंक बनेगा। टू गेट ए नोजफुल, कहते हैं ना बस नाक तक भर गई बात। टू मी इट, हाँ टू मी इट स्टिंक्स, मेरे लिए ये एक स्टिंग्स है। और सेंट कॉन्फ्लिक्ट, हाँ मेरे लिए ये बदबूदार है, मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। डॉक्टर सिमरन है ना भाई? डॉक्टर सिमरन जी जी हाँ बेटा ओके। ये वो हो गई क्या कहते हैं, ये हमारी सबकी अपनी पर्सनल जो है ना सेंसिटिविटी से रिलेटेड हो गई। तो इसमें हमारे को डेल्यूजन्स में हम बाद में जाएंगे क्योंकि अभी ये साइनोसाइटिस की है। साइनोसाइटिस से इन्फ्लामेशन है ना। तो ये है सेंसिटिव। अब सेंसिटिव हमने कर दिया, इसमें क्या कहा, दैट स्टिंग्स टू गेट अ नोटफुल, टू मी इट स्टिंग्स, हर किसी के लिए नहीं मेरे लिए। तो ये हो सकता है दैट मींस इस पर्सन की सेंसिटिविटी इन चीजों को लेकर या सर्टेन चीज को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, सेंसिटिव टू सर्टेन पर्सन। या किसी भी तरह की सेंसिटिविटीज को हमें निकालना है यहाँ पर। हाँ मतलब कुल मिला के जो पार्ट है उससे रिलेशन है कि यहाँ स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब वो जैसे अमित भैया कह रहे हैं वो किसी भी चीज के प्रति अलग अलग हो सकता है, किसी अलग ऑर्गेनिज्म का। कह रहे हैं कि द सेंट कैन नॉट बी पिक्ड अप, नॉट सेंटिंग, ब्रैकेट में कह रहे हैं नो, व्हाट और व्हेन समथिंग हैपन्स। कह रहे हैं द सेंट कैन नॉट बी पिक्ड अप, जो सेंट है उसको पिकअप नहीं कर पाया। नॉट सेंटिंग व्हाट और व्हेन समथिंग हैपन, वो सेंस नहीं कर पाया, जान नहीं पाया, संज्ञान नहीं आप हो पाया कि कब और क्या हुआ।
ब्रैकेट में कह रहे डॉग स्ट्रेस्ड हिज नोज अप टू अकोमोडेट द सेंट, हैज ही पिक्ड अप द सेंट, ही कैन असेस द सिचुएशन। डॉग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया डॉक्टर दीपशिखा। देखो यहाँ कि कोई भी डॉग है वो अपनी नाक को ऊपर को स्ट्रेच करता है, या डॉग क्या, पशुओं को देखो, जो गाय है, बफेलो है, वो किसी उसको देखोगे तो अपने नथुने ऊपर की तरफ को सकोड़ते हैं, स्ट्रेच करते हैं और अकोमोडेट करते हैं सेंट के हिसाब से, और पिकअप करते हैं पर्टिकुलर सेंट को, स्मेल को, खुशबू को, और इस तरह से वो सिचुएशन को एसेस करते हैं। चूहे को देखो, चूहा कितनी जल्दी से चलाता रहता है अपनी नाक, अगर आप चूहे का देखोगे, चूहा भी बहुत तेजी से। हाँ, तो ये सारे एनिमल्स को हम ये देख सकते हैं। डॉग का एग्जांपल जरूर दिया, तो डॉग, ये एनिमल्स जो है अपनी नाक को स्ट्रेच करते हैं, और वो स्ट्रेच करते हैं अकोमोडेशन करने के लिए पर्टिकुलर सेंट को, और फिर उसी के माध्यम से वो एसेस करते हैं सिचुएशन को कि ये सिचुएशन मेरे लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है, या ये फेवरेबल है या नहीं है। अच्छा, जब हम पढ़ते थे अमित शर्मा आर्थ्रोपोड्स में, जो ये वो था तिलचट्टा, कॉकरोच, हाँ जी, कॉकरोच अपने हाँ जी, एंटीना से करता था, डॉक्टर श्रेय। एंटीना से करता था। हाँ, हाँ जी, आपको याद आ रहा होगा। जी सर। हाँ, वो एंटीना से करता था इन चीजों को, और ये इधर ये एनिमल हैं, ये नाक से कर रहे हैं। और अभी अमित भैया ने बहुत अच्छी बात कही है, ये जो अनडेवलप्ड बच्चे रहते हैं ना डॉक्टर श्रेय, तो ये ज्यादातर कई जो हम कैंप में देखते हैं, तो वो बोलते हैं साहब ये हर चीज को सूंघता है, हर चीज को, हर खाने को, हर चीज को, हर कपड़े को, कुछ भी दे दो, उसका पहला एक्शन होता है, डॉक्टर सिमरन आपने देखा होगा कैंप में, वो सूंघता है पहले। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो डेवलपमेंटल स्टेज में उससे एसेस कर लेते हैं कि ये कहाँ पर रुका हुआ है अभी हिरार्की में, अरेस्टेड है। अरेस्टेड इसका हाँ जी, कहाँ अभी है, वहीं अरेस्ट, रुका हुआ है, हाँ कहाँ पे arrested है। अरेस्ट है ये। तो ये बहुत हाँ अच्छे से इनसे हमें वो मिलते हैं गाइडेंस। अगर हम इनको धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे तो हम चीजों को पकड़ने लगेंगे। एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, somebody is a non-smoker and is being subjected to heavy smoke by his colleagues। कोई नॉन स्मोकर बंदा है और वो बहुत ही ज्यादा हैवी स्मोकर अपने कलीग्स के पास आ गया, एक तरह से बीइंग सब्जेक्टेड टू हैवी स्मोक बाय हिज कलीग। मुझे ऐसा लग रहा कि हाँ जी। जैसे सिगरेट पीने वालों के बीच में कोई आके बैठ गया। हाँ जी, हाँ। वही कोई नॉन स्मोकर है और अपने दोस्तों के बीच में हाँ, आगे कलीग्स के तो जो बहुत ज्यादा वहां, सिगरेट पी रहे थे। हाँ, वहां से वो स्टिंग उठा लेगा, स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट उठा हाँ। लेगा। ओके, हाँ जी, अमित पाल भाई है ना, अमित भाई, हाँ जी, अमित शर्मा, हाँ हाँ जी। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा, हाँ। तो नेक्स्ट है, somebody feels that he is being mobbed, he cannot put up with his colleagues anymore, goes to they stink। mobbed का क्या मतलब है, जरा देखो, फंस गया है बेटा, फंसा हुआ, एक बार देख लो फिर से आपने। देख रहे हैं मॉब जिसको बोलते हैं। जैसे कई लोगों में घिर गया, कोई मारपीट होती है, कुछ है ऐसा, है ना दीपशिका, हाँ, चारों तरफ से घिर गया, हाँ, भीड़ से, वही किसी आदमी के चारों तरफ भीड़ लगा ली। हाँ, घिरा होना, भीड़ हाँ, लगा लेना। भीड़ में, बिल्कुल, जैसे कोई सेलिब्रिटी या कोई बंदा घिर जाता है, जैसे है, उसे देख, और भीड़ भी उसे देखने या छूने के लिए। हाँ, somebody feels that he is being mobbed, कोई बंदा ये फील कर गया कि वो चारों तरफ से घिर गया है भीड़ से। he cannot put up with his colleagues anymore। अब यहाँ कलीग्स है, अब ये वो अपने कलीग्स को और ज्यादा एक तरह से नहीं फॉलो कर सकता, पुटअप कर सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ भीड़ आ गई है ना। हाँ, तो इससे आता है स्टिंक
कॉन्फ्लिक्ट। और देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट आएगा, किसी को एंगर आएगा तो वो कोहनी चला देगा, हाँ जी और हो सकता है स्टिंग आने के बाद भी कोहनी चलाए। एक बार मैं हाँ जी चूंकि मुझे सीन याद आ रहा है, पता नहीं आप भाई लोगों को में से किस किस को पता है। एक बार प्रियंका गांधी जी गई थी लाल किले पे कहीं प्रोटेस्ट में, तो वहां मॉब हो गई एक तरह से, तो उन्होंने अपने उसको एल्बो से लोगों को थोड़ा पुश किया। तो हाँ जी अब रिएक्शन आ सकता है अमित भाई मॉब्ड के बाद अलग अलग, और उसके बाद हो सकता है बिल्कुल कि बस हाँ स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट में बाद में भी जा सकता है पर्सन फिर। मॉब तो पवन बस हाँ पवन बस जी ये देखो हमारी अपनी अपनी अलग अलग सेंसिटिविटीज के हिसाब से आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। इस टाइम छोटा सा एग्जांपल बच्चों को मैं बताता हूँ, सब लोग पढ़ रहे हैं, स्टीव जॉब्स की पत्नी का खूब नाम आ रहा है कि उसने संन्यास ग्रहण कर लिया हाँ और ये हो गई वो हो गई, है हाँ ना। लेकिन आप लोगों ने ये पढ़ा कि वो कुंभ में गई और नहाई नहीं, वो कुंभ में गई और नहाई नहीं। और पता है क्यों नहीं नहाई? क्योंकि उसका कहना ये था कि उसको एलर्जी हो गई है। एलर्जी किस चीज की हुई? उसको एलर्जी इस चीज की हुई कि उसको बहुत सारे लोगों ने छू लिया और उसकी स्किन पर इन्फेक्शन आ गया। इसका मतलब ये कि उसके दिमाग में जो चल गया वो आया डेल्यूजन सॉइल्ड, कि उसको टच से आवर्जन हुआ, उसको गंदा कर दिया लोगों ने, और उसकी वजह से स्किन पर उसको दिक्कतें आ गई। और अब वो सामने देख रही है, वो कहना तो चाह रही है कि मैं नहा लूं, लेकिन उसका सबकॉन्शियस या वो से दिखा रहा है कि ये गंदे पानी में और सुनाएगी और तेरी स्थिति बढ़ जाएगी। तो भाई वो अभी मेंटली पूरी तरह से सन्यासीन नहीं हुई, और उसका टच, जैसे बॉस ने कहा ना कि उनने प्रियंका गांधी ने कोहनी मार दी थी, इसने क्या बचाव करा? इसने अपने आप को बचा के बैठा लिया कि भैया मैं नहाने ही नहीं जा रही, एक बात भी नहीं हुई और रिएक्शन आई स्किन पे। हाँ, और इसकी जगह इसकी जगह दूसरा बंदा होता तो उसको नजला छीके वो वाली एलर्जी भी शुरू हो सकती थी। वो आ सकती थी। हाँ, तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा कि ये स्टिंग को उसने कैसे रिएक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल उसने टच को करा, स्टिंग की सिचुएशन ना जाके वो टच में चली गई कि उसको टच अच्छा नहीं लगा, बैड टच लगा वो। हाँ, लेकिन हम यहाँ स्टिंग को स्पेशली नेजल म्यूकोसा से पढ़ रहे हैं, इसका हम जरूर ध्यान रखें। हाँ, इससे डाइवर्ट ना हो हम। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, द 31-year-old पेशेंट इज इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ ए मैन्योर पिट बिजी टू कट फायरवुड। एक 31-year-old पेशेंट जो था वो इमीडिएटली इज इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ ए मैन्योर पिट, जो खाद वाला गड्ढे होते हैं ना जहाँ खाद तैयार करते हैं, वो वहां चला गया और बिजी टू कट फायरवुड, वहां पर फायरवुड काटने के लिए वहां उस परिसर में चला गया। विसिनिटी का मतलब परिसर। सडनली द फार्मर कम्स विद ए ट्रैक्टर एंड बीइंग ए मिक्स एंड पंप अवे द लिक्विड मैन्योर। अब जब वो काट रहा था वहां से वो फायरवुड, तो अचानक वहां ट्रैक्टर लेके आ गया किसान और उसने लिक्विड जो मैन्योर खाद था उसमें पंप अवे कर दिया उस गड्ढे में, कहते हैं ना वो लिक्विड गोबर का खाद एक तरह से वो उड़ेल दिया वहां पर। एन अनेबल स्टेंच स्प्रेड्स ओवर द वर्क प्लेस ऑफ द पेशेंट बट ही कैन नॉट क्विट एंड एस्केप द stench cloud because the job must be completed। अब अनेबल नहीं था, एन अनब्रिएबल stench spread over the workplace of the patient। एक असहनीय बदबू फैल गई चारों तरफ उस मैन्योर की वजह से, असहनीय उस पेशेंट के। बट ही कांट क्विट, वो वहां से आ नहीं सकता था लेकिन बच के, क्योंकि और इस तरह से स्टेंच क्लाउड हो गया उसके तरफ चारों तरफ, क्योंकि वो इसलिए नहीं आ सकता था, उसे अपनी जॉब को वहां कंप्लीट भी करना था। फायरवुड जब तक पूरी नहीं ले लेता, काट लेता, तो वहां से वो आ भी नहीं सकता था। तो ये परिस्थिति उसको ले गई स्टिंग की कॉन्फ्लिक्ट में। 2 days later he comes into healing
जब वो 2 दिन बाद हीलिंग में आया तो इजिकल टू ए कोल्ड, उसको कोल्ड हो गई, उसको एक तरह से नजला हो गया, जुकाम हो गया। नजला जुकाम हो गया। हाँ तो जी। वो जो नजला जुकाम था, जुकाम हो यहाँ गया। यहाँ डॉक्टर श्रेय भाई, वो उसका हीलिंग था बेसिकली। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्यूपिल्स ऑफ ए प्राइमरी स्कूल क्लास learn at the end of the school year they will get a new teachers next year is equal to सेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, जो शिष्य है, प्यूपिल्स, जो जो चेले प्राइमरी स्कूल में थे, प्यूपिल का मतलब यहाँ शिष्य ऐसे है। हाँ जी। हाँ, द प्यूपिल्स ऑफ ए प्राइमरी स्कूल क्लास, जब स्कूल प्राइमरी स्कूल क्लास में जब उन्होंने लर्न कर लिया और स्कूल ईयर का एंड हुआ तो वो नए टीचर के टच में आए, उन्हें एक नया टीचर मिला, तो वो चले गए सेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट में। क्या? नॉट नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, वो जानते नहीं थे कि क्या होगा, क्या उम्मीद, क्या आगे एक्सपेक्ट रखें। 3 weeks into द, कैसी होगी। हाँ, नॉट नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, मतलब वो ये, हाँ बिल्कुल, टीचर कैसी होगी, कैसी मैम मिलेगी, कैसा होगा, हाँ अच्छी होगी, कैसे होगी, हाँ, तो वो उसकी खुशबू लेना चाह रहे थे बेसिकली। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, उसका एहसास, उसकी खुशबू, उसका एहसास, हाँ, उसको सेंस करना चाह रहे थे। हाँ वो, हाँ जी, सिचुएशन सूंघना चाह रहे थे कि क्या होने वाला है या क्या होने। हाँ, तो 3 weeks into the new school years, some of the students come into healing as they realize that the new teacher is as nice as old। 3 हफ्ते बाद कई सारे स्टूडेंट हीलिंग में आए जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि नई टीचर जो है वो बिल्कुल ऐसी ही अच्छी है जैसी कि पुरानी थी, तो इससे वो चले गए कलेक्टिव राइनाइटिस में। कलेक्टिव राइनाइटिस में गए, या कहिए कलेक्टिव हीलिंग में गए राइनाइटिस के रूप में। ओके, तो क्लास को जो नजला हो जाता है, हम ये बोलते हैं साहब इससे उसको नजला लग गया, किसी बच्चे को वहां वो हो रहा था फ्लू, अमितपाल भाई, और इसलिए हमारे बच्चे को भी फ्लू हो गया। तो फ्लू वैसे ही नहीं हुआ, पीछे उसके बैकग्राउंड थी। नेक्स्ट एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स एट ए हाई स्कूल आर अंडर प्रेशर जस्ट बिफोर द क्रिसमस हॉलीडे। वेरी गुड। एक स्टूडेंट है हाई स्कूल का, वो प्रेशर में था क्रिसमस हॉलीडे से जस्ट बिफोर, पहले। मैनी ऑफ देम फ्लंक द मैथ टेस्ट। फ्लंक का मतलब बोले तो फ्लाई कर गया, छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ देना, मतलब उसको छोड़ दिया। अच्छा, उनमें से कई सारों ने ओके बंक मार दिया है। कई सारे स्टूडेंट थे, बस स्टूडेंट हाई स्कूल के बहुत सारे थे, एक नहीं था, कई सारे स्टूडेंट थे। हाँ, स्टूडेंट्स, हाँ, तो उन्होंने कई सारों ने मैच छोड़ दिया। तो स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बना। नाउ आई एम फेड अप विद दीज मैथ क्विजेज। अब जो है मैं फेड अप हो चुका हूं, ये मैथ MATH मैथ क्विजेज, ये मैथ की जो क्विज होती जा रही है, मैं इनसे फेड अप हो चुका हूं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज हाफ द क्लास बिकम्स इल, हीलिंग फेज। और जब छुट्टी आई तो उनमें हाफ ऑफ द क्लास जो है वो बीमार हो गई, जब वापस हीलिंग फेज में आई उस स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट के। जब वो फ्लंक किए तब तो वो फेड अप होके करे, स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट के तो बना यहाँ फेड अप होना। और जब वो फ्लंक कर गए या फिर छुट्टियां पड़ गई बाद में, चलो वो निकल लिया, वो टेस्ट वाला जो सेशन था वो गुजर गया, उसके बाद जब वो हीलिंग में आए तो कह रहे हैं कि हाफ द क्लास बिकम्स इल, आधी क्लास बीमार पड़ गई एक तरह से हीलिंग फेज। आधी क्लास बीमार तो हाँ, तो टिश्यू इसमें क्या इन्वॉल्व हुआ, नेजल म्यूकोसा। डैश लग कह रहे, हाँ भैया, हाँ बोलो भाई, बोलो दोस्त।
ये जो फ्लंक का मीनिंग है ना, फ्लंक का मीनिंग है काफी लोग फेल हो गए मैथ्स में। हाय हाय क्या बात है, यही है दोस्त, और वो इसलिए वो फेड अप हुए दोस्त। बहुत थैंक यू यार, बहुत हाँ बहुत थैंक यू डॉक्टर श्रे। यहीं का बहुत यहीं बढ़िया जी, बहुत यहीं बढ़िया, बहुत ही अपडेट। अब बढ़िया। फलंग का मतलब फेल हो गए, हाँ फेल हो गए। हाँ हम ना थोड़ा सा इसलिए चेक कर लेना हैंड टू हैंड, हम जानते हुए भी हों तब भी हमें चेक कर लेना चाहिए गूगल पे। कई बार मैं अपडेट हुआ हूँ ऐसे। हाँ हाँ थैंक यू वंस अगेन। फेल हो गए, लुढ़क गए। अब अमित शर्मा, अब हम हाँ बोलेंगे लुढ़क गए अपनी भाषा में ना, लुढ़क गए भाई कई सारे। और इसलिए देखो, इसलिए जो है फेड अप हुए, और इसलिए आधी क्लास बीमार भी हुई क्योंकि वो फेल हो चुके थे। हम्म, हाँ सही बात है। बस अगर छोड़ दिया होता तो फिर क्यों बीमार पड़ते, तो छोड़ ही हाँ दिया था। नहीं बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू डॉक्टर सर। एक दिन और बहुत अच्छा आपने अपडेट किया था, और वो वर्ड अगर याद हो तो आप बताओ जरा उसको। मैंने देखा तो था उसमें, लेकिन अब वो बात बात पुरानी हो गई, वो कभी आएगी सामने तो होता है मेरे एक को दिन। ध्यान नहीं है, वो देखना पड़ेगा कौन सा वर्ड है। हाँ आपने एक टर्म को बाद में डाला था ग्रुप पे, जो कि हम उसको अच्छा। मिसअंडरस्टैंड करके डिस्कशन कर गए थे। आपने बहुत अच्छा हम्म, वो किया था, उसे याद आएगी तो बीच में कभी भी बात कर लेंगे। ओके, तो ठीक है। कुल मिला के हीलिंग फेस में आधी क्लास फिर वो बीमार हो गई थी। अब टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हुआ था नेजल म्यूकोसा। नेजल म्यूकोसा में भी एक्टोडर्म अकॉर्डिंग टू आउटर स्किन पैटर्न, अकॉर्डिंग टू आउटर स्किन पैटर्न है। तो आउटर स्किन पैटर्न में एक्टिव फेस में क्या होने वाला है? सेंस डल होएगी या एक्यूट होएगी? डलनेस होगी। माइनस होगी। डलनेस। हाँ हाँ जी वही। सेंस डल होएगी, पीछे आया था ना, पीछे सेंस आया था डल ना। होगी, हाँ जी, हाँ माइनस हो जाएगी। हाँ। तो यहाँ यहाँ सेंस ऑफ स्मेल कम होएगी, एंड पैरानेजल साइनस म्यूकोसा टू द गुलट पैटर्न, गुलट म्यूकोसा पैटर्न। और साथ में पैरानेजल म्यूकोसा जो है वहां जाएगी गुलट म्यूकोसा पैटर्न में। अब ये ऐसा नजला होगा कि सेंस ऑफ स्मेल तो होएगी कम, लेकिन पेन होगा अंदर। अंदर कहते हैं ना साहब, स्मेल तो आ नहीं रही, लेकिन जब मैं नाक साफ करती हूँ तो बड़ा दर्द होता है, चीज सी लगती है अंदर अंदर। आप पकड़ रहे हैं भाव जो यह आएगा? जी। जो इसके फंक्शन है वो तो डल होएंगे स्मेल के रूप में, और जो एक्टोडर्मल पार्ट है उसका, और जो एंडोडर्मल पार्ट है उसमें उसमें जो होगा गुलट म्यूकोसा पैटर्न होगा। तो दो यहाँ एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी से चलेंगे देखते हुए, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए नहीं है क्योंकि दो अलग अलग लेयर से बना हुआ टिश्यू इन्वॉल्व है वहां पर। अगर एक ही लेयर के टिश्यू में अपोजिट फंक्शन आते तो तब वहां हम एंटागोनिस्टिक लेते। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन, ब्रैकेट में अल्सर कह रहे हैं, ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम म्यूकोसा इन द नेजल कैविटी और साइनेसिस। द longer the conflict lasts, the deeper the damage of the substance। मजे की बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में आपकी नेजल म्यूकोसा अल्सरेटेड हो जाएगी, लेकिन पेन नहीं होगा। पेन नहीं होगा डॉक्टर सरे, पेनलेस अल्सर बनेगा ये, क्योंकि उधर वो आउटर स्किन पैटर्न पे है, अभी नंबनेस की तरफ रहेगा एक्टिव में, नेजल केविटी और साइनेसिस में। जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा उतना ही डीपर डैमेज होगा सब्सटेंस का। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, नो ब्लीडिंग, पॉसिबली ड्राई क्रस्ट। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होंगी, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी संभवतः, पॉसिबली ड्राई क्रस्ट निकलेंगी नाक से। ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में चल रहा है स्क्वामस एपिथेलियम का। बायोलॉजिकल मीनिंग इसका यहां है वाइडनिंग ऑफ द एयरवे सो दैट द सेंट कैन बी इजियर एब्जॉर्ब। एयरवे को वाइड करना मकसद रहेगा ताकि सेंट को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अब जब हीलिंग फेज आएगी, हीलिंग फेज रिस्टोरेशन, स्वेलिंग एंड नैरोइंग ऑफ द नेजल कैविटी।
breathing noises, itching, possibly nosebleed and stifles। बेटा किसी का पीछे से ना आवाज आ रही है, अगर किसी का ध्यान दो जरा। तो ईचिंग, पॉसिबली नोजब्लीड एंड स्निफल्स ब्रैकेट में करें कॉल्ड एग्रावेटेड बाय सिंड्रोम। तो हीलिंग फेज में यहाँ पर रेस्टोरेशन होगा उन नेक्रोज सेल्स का, वापस आना, स्वेलिंग होएगी, नैरोइंग ऑफ द नेजल केविटी हो जाएगी इसलिए, और स्ट्राइडर नेजलिस जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग नॉइजेस, आवाज के साथ ब्रीदिंग होगी। हाँ स्ट्राइडर, और ईचिंग होगी, और फिर हीलिंग फेस में संभवतः नोज ब्लीड होएगी यहाँ, और स्नफल्स होंगी यानी कि कॉल्ड नजला होगा यहाँ पर, और एग्रावेटेड बाय सिंड्रोम। और यहाँ अगर वाटर सिंड्रोम और जुड़ गया तो यहाँ स्वेलिंग वगैरह की वजह से वहां एग्रावेशन हो जाएगा। हीलिंग क्राइसिस में यहाँ क्या आने वाला है बीच में, स्नीजिंग, नोज ब्लीड, पॉसिबली ए फीलिंग ऑफ बीइंग कोल्ड और चिल। देखो हीलिंग क्राइसिस जनरली कम ही देते थे, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हीलिंग देते थे, लेकिन यहाँ पर हीलिंग क्राइसिस की भी बात कर रहे हैं। उसमें छींके आएंगी तो वहां इसका मतलब हीलिंग क्राइसिस है, वो नोज ब्लीड है, हीलिंग क्राइसिस है, और संभवतः वहां पर कोल्ड एंड चिल्स वहां पर बंदे को हो जाएगी। थेरेपी में कह रहे हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड अकंपनी द हीलिंग इफ रिकरेंट, फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रैक्स आर एंड रिजोल्व देम। गाइडिंग थॉट्स मायने रखता है। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं कि इट कुड बी वर्स, इट जस्ट स्टिंक समटाइम्स, इट कुड बी वर्स, इट जस्ट स्टिंक समटाइम्स, आई विल नॉट टेक इट सो सीरियसली एंड विल एंजॉय लाइफ। हाँ ठीक है, कभी ये वर्स हो सकता है, कभी ये स्टिंकी हो सकता है, मैं इसको सीरियसली नहीं लूंगी या नहीं लेना है मुझे, और मुझे लाइफ को एंजॉय करना है। इवन इफ आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, आई नो दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल बिकॉज आई ट्रस्ट इन गॉड। यद्यपि मैं जानती नहीं हूं कि आगे क्या है, भविष्य में क्या है या भविष्य में क्या होगा, परंतु आई नो दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट वेल, मैं ये जरूर जानती हूं कि हर चीज टिकती नहीं है, आती है और चली जाती है, क्योंकि आई ट्रस्ट इन गॉड, हर चीज वापस ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं भगवान पे भरोसा रखती ही। पूरा का पूरा एक गाइडिंग थॉट है। हाँ पवन बॉस, हाँ भैया, ये गाइडिंग थॉट ये भी हो सकता है कि इससे भी और बुरा हो सकता था, ये तो खाली मुझे खुशबू सी आई, ये तो मुझे सब कुछ ऐसे देख के चला गया, इससे भी तो बुरा हो सकता था मेरे साथ में। अब मैं भगवान पर भरोसा रखती हूँ, आगे सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि भाई पता चला थोड़े में जान बच गई, इससे भी ज्यादा हो सकता था। थोड़े में जान हाँ, यही है, थोड़े में जान बच गई। और आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड, भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं आई विल नॉट टेक इट सो सीरियसली एंड विल एंजॉय लाइफ। हाँ भाई चल ठीक है, इसे इतना सीरियसली नहीं लूंगी, अपनी जिंदगी में आगे चलती रहूंगी। आगे भाव की भी अलग अलग डायमेंशन है। किसी का ये है कि मेरी एक रोटी चली गई, मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, भगवान मेरा ध्यान रखेगा, वो वापस आएगी। किसी के पास एक रोटी चली गई तो उसने सोचा चल एक तो बची, भगवान है और आ जाएगी। तो ये भाव, ये जो डायमेंशन है आपके भाव की, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे गाइडिंग थॉट्स यही है कि भैया मैं सीरियस ना लूं, मैं अपने जीवन को आनंद के साथ जीऊं। और बुरा और भैया भविष्य किसी को नहीं पता, भविष्य किसी को नहीं पता कि भविष्य किसके हाथ में है नहीं, मुझे भगवान पे भरोसा है, इसलिए सब कुछ ठीक ही होगा। या जो अभी आप बहुत अच्छे से भाव अपना प्रदर्शित कर रहे हो कि भैया बॉस हो सकता है कि तकड़ी चोट लगती, ये तो थोड़े से में हो गया काम, बच गई मैं तो, या बच गया तो, बिल्कुल ऐसे भी हो सकती है बात। यहाँ आगे कह रहे हैं टी लेंगे मार्श मैलो
पिपरमिंट, सेज, आईवी, एल्डरबेरी, मार्जोरम, येरो, साल्ट वाटर नेजल रिंसिंग, साल्ट वाटर और टी इनहेल्स, कोलोइडल सिल्वर इंटरनली, एसेंशियल ऑयल ब्लेंड फॉर इनहेलेशन, काजापुटम शायद दवाई है हमारी, यूकेलिप्टस, लिवेंडर, थाइम। यूकेलिप्टस भी हमारी मेडिसिन है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, हॉट फूड बाथ, वॉक इन कोल्ड एयर, विटामिन D3, सुजलर सेल साल्ट नंबर 3, 8, 10, हिल्डगार्डो बेंजन, पेलार्गोनियम मिक्स्ड पाउडर एंड फनल डिल स्पेशल रेसिपी, टेनेक्टम पाउडर। इफ क्रॉनिक रेड लाइट इरेडिएशन, ओके, अगर क्रॉनिक है तो रेड लाइट का इरेडिएशन भी दो। केमिकल नॉज स्प्रे ओनली इफ नेसेसरी, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बिफोर बेड टाइम एंड ओनली फॉर ए फ्यू डेज, देयर इज ए थ्रेट ऑफ डैमेज टू ए नेजल म्यूकोसा एंड कॉन्स्टेंट स्वेलिंग व्हेन ट्रीटमेंट इज स्टॉप। ये हमारे मतलब का बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला पार्ट हम बिल्कुल मना करेंगे, कुछ भी इस तरह से स्प्रे वगैरह ना लो। हाँ, मैनेजमेंट में आप धूप में बैठ जाओ रेड लाइट रेडिएशन के लिए। तो ये था थेरेपी। अभी मैं सुबह पढ़ रहा था यूकेलिप्टस की, बहुत ही खूबसूरत मेरे को एक जानकारी मिली, हो सकता है और छोटे भाई बहनों को पहले से हो, लेकिन मजा आ गया अमित शर्मा। बेसिकली एक मेडिसिन है ओलियम यूकेलिप्टस। जब मैं यूकेलिप्टस पढ़ रहा था तो ओलियम यूकेलिप्टस एयर की प्रेजेंस में वाटर को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करती है भाई। ओलियम, हाँ ओलियम मतलब कन्वर्ट करती है H2O2 में या ओजोन में, और वो होता है डिसइंफेक्टेंट। दोनों होते हैं डिसइंफेक्टेंट। हम पीछे से 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ते चले आ रहे थे अब तक, H2O2 3%, H2O2 3%। तो बेसिकली इस पॉइंट को लेके और ये सामने आया आज प्रकृति की तरफ से, ओलियम यूकेलिप्टस है। मैंने एक इक्वेशन बनाई है, ओलियम यूकेलिप्टस प्लस वाटर H2O इज इक्वल टू H2O2 और ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जैसे वो फोटोसिंथेसिस की वो नहीं थी इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस में था ना, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट इन द प्रेजेंस, क्लोरोफिल प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनाती थी आगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती थी ना फिर। हाँ, तो इसी तरह से ये ओलियम यूकेलिप्टस है, और इसलिए अमित भाई ये नजले की सबसे बेहतरीन दवाई मानी जाती है यूकेलिप्टस हमारी रिपर्टरी में। हाँ जी, हाँ, और ये डिसइंफेक्टेंट की तरह से काम करती है। तो भैया H2O2 में कन्वर्ट करने की प्रकृति में वो है, बताओ प्लांट, ओजोन को कन्वर्ट करने वाला प्लांट, ये प्रोसेस प्रकृति में है। इसको लेके मुझे अच्छा लगा, ये मैंने आप लोगों से अभी शेयर करा सुबह, ये मुझे बड़ी अच्छी इक्वेशन मिली थी। ठीक है, तो यहीं रुकेंगे भाई। ठीक है जी। हाँ, आज सबको राम राम, सबको नमस्ते, राम राम, सबको धन्यवाद भाई। हाँ भैया, डॉक्टर श्रेय सर मैं तो ये पूछना था कि जैसे ये जो नाक में लोग बोरिंग करते हैं और बार बार नाक में से कुछ निकालते हैं, यानी कि वो ड्राई म्यूकस निकाल रहे हैं बार बार, तो वो कॉन्फ्लिक्ट फेस में होते हैं जो। हाँ, कुछ फंस गया ना भाई, कोई स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट फंस गया वहां। अब देखो जो एंग्री होगा वो नाक को भी इरोड कर लेगा, इवन खरोच खरोच के। और यदि सॉफ्ट होगा, टिमिड होगा, तो वहां पॉलिप बढ़ा लेगा। लेकिन कुछ फंसा हुआ है, स्टिंग कुछ फंसा हुआ है जिसको वो दूर करना चाह रहा, बच्चा या कोई भी इंसान, तो उसका वो रिएक्शन है दोस्त। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने यहाँ प्लस जोड़ दी। कई बार नाक में उंगली करते हैं, कई बार बच्चे नाक में को खुजाते हैं, तो जनरली वो इरिटेटिंग होंगे, जनरली वो एंग्री टाइप के होंगे,
है ना। हाँ, तो ये है। और जी। और कोई अपनी बात बताना चाह रहा हो तो और बताओ, डॉक्टर सिमरन वगैरह, प्रीति जी, जो भी। डॉक्टर साहू सर हाँ हाँ है, सर। हाँ, अच्छे हैं सर हाँ आप? सर, हाँ सर, हूँ सर, ओके, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हूँ। चलो। तो ये अच्छी बात रखी डॉक्टर श्रेय ने सर। कई बार औरम ट्राइफिलम करके रेमेडी हमारी है, और जो नाक सीना है, ये नाक में वो करते हैं। और देखो मजे की बात, ये सीना जो बच्चा है ये जनरली नाक में उंगली करता है डॉक्टर श्रेय। और बच्चे का नेचर कैसा है, सीना बच्चे का? इरिटेशन, हाँ इरिटेबल रहता है काफी। हाँ, तो देख लो। तो जरूरी नहीं है, उसमें बोल देते हैं कि साहब पेट में कीड़े हैं तो इसलिए वो नाक में खुजलाता है, सूखी खांसी आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां कोई माइक ऑर्गेनिज्म आया है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू नाक में या लंग्स में। बोलते थे कि एस्केरिस के छोटे छोटे जो लार्वा वो आ जाते हैं, इसलिए इरिटेशन करते हैं लैट्रिन के रास्ते में, नेजल कैविटी में, या ऐसे। उधर तो ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन है डॉक्टर सरे। लेकिन जीएनएम के थ्रू दूसरा भी एक्सप्लेनेशन है, यदि उधर वॉर्म है भी नहीं तब भी सीना का बच्चा नाक में उंगली देके उसे खुजलाएगा, क्योंकि वो इरिटेटिंग है, उसे स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है। वो उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। गोद में ले लो तो भी खुश नहीं, टहला लो तो भी खुश नहीं, हमेशा री 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 करता है वो। ऐसे पढ़ते हैं ना हम एलेंस की नोट में, भिन भिनाता रहता है। तो भैया इसलिए भी नाक में उंगली कर सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई ऐसा स्टिंक है जो उन्हें बिल्कुल नहीं भा रहा है और उसे वो निकाल देना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। नमस्ते फिर से एक बार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई, राम राम। राम राम।